सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं का। उन्हीं सभ्यताओं की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे रंग महल। दो सभ्यताओं का इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। पहली हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता विकसित हुई घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इस घग्गर को सरस्वती नदी, नट नदी, दसवती नदी, मृत नदी के नाम से भी जानते हैं और इसी का नाम दूसरा है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? वो है हमारी रंगमहल सभ्यता। इसका स्थान अगर आपसे पूछे तो रंगमहल है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में रंगमहल है और रंगमहल सभ्यता विकसित हुई वो थी कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे रंगमहल सभ्यता जो विकसित हुई, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रंगमहल प्राचीन काल में योद्धे की राजधानी हुआ करती थी। एक प्रांत था प्राचीन काल में योद्धे, और इस योद्धे की राजधानी हुआ करती थी रंगमहल। योद्धे कहा जाता है राजधानी थी किसकी? योद्धे की। कौन? रंगमहल। योद्धे को प्राचीन काल में हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर को प्राचीन समय में योद्धे के नाम से जाना जाता था और योद्धे की राजधानी थी वो थी रंगमहल। और इसी रंगमहल, जो रंगमहल सभ्यता है, वो विकसित हुई घग्गर नदी के किनारे, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। अब हम अध्ययन करते हैं इस सभ्यता का उत्खनन के बारे में। तो उत्खनन के बारे में अगर बात की जाए उत्खनन की, तो इस सभ्यता का उत्खनन 1952 से 1954 के मध्य, 1952 से 1954 के मध्य स्वीडिश दल द्वारा जिसका नेतृत्व किया, स्वीडिश दल का नेतृत्व करता थे अन्ना राइड। इनका सहयोग किया था होलगर अर्बमैन व इनका एक और साथी था के एरी स्किन। तो रंगमहल सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1952 से 1954 के मध्य, और 1954 के मध्य इसका उत्खनन हुआ और उत्खनन करता थे हन्ना राइड, होलगर अर्बमैन, के एरी स्किन, जो स्वीडिश दल लुंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में यहां आए थे। इनके द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन हुआ। लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन के दल के नेतृत्व करता थे हन्ना राइड, होलगर अर्बमैन, के एरी स्किन, इनके नेतृत्व में रंगमहल का क्या हुआ? उत्खनन किया गया। अब हम जानते हैं कि इस सभ्यता से उत्खनन के दौरान हमें क्या साक्ष्य मिले। तो उत्खनन, बात करते हैं उत्खनन की। तो उत्खनन से यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो उत्खनन से सबसे पहले यहां से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। चावल की खेती के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से? तो वो है हमारी कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता। इस चावल की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये लोग मुख्य रूप से
इनका जो भोजन था मुख्य रूप से वो था क्या, चावल। मुख्य भोजन क्या था इनका, चावल था। ऐसा क्यों अनुमान लगाया हमने, क्योंकि ये चावल की खेती किया करते थे और जिस चीज की प्रचुर मात्रा में खेती करेंगे वही हमारा क्या होगा, मुख्य भोजन होगा। तो रंगमहल सभ्यता के वासियों का मुख्य भोजन क्या था, वो था हमारा चावल। तो चावल की खेती के साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां से प्राप्त जो मृण मूर्तियां हुई, यहां से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई, उन मृण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप मिलती है। मृण मूर्तियों पर किसकी छाप मिलती है, गांधार शैली की छाप मिलती है। किन पर, मृण मूर्तियों पर। जो यहां से रंगमहल से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उन पर गांधार शैली का प्रभाव था। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कहां से प्राप्त मृण मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव था, तो कौन सी सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। इसके अलावा यहां से कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क थर्ड के काल के कुछ सिक्के मिलते हैं। काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, सिक्के। तो कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क थर्ड के काल के सिक्के यहां से मिलते हैं, यानी कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के काल के सिक्के इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं। वो कौन सी सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता। इसी के साथ यहां से वासुदेव चौहान के काल के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। वासुदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहां से प्राप्त होते हैं। तो कौन सी सभ्यता से, वासुदेव चौहान के काल के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता। वासुदेव चौहान की हम बात करेंगे, वैसे तो विस्तृत बात करेंगे, चौहान वंश हम पढ़ेंगे तब, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि वासुदेव चौहान ने, इनको कहा जाता है, वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष या चौहानों का मूल पुरुष। अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, पिछले एग्जाम में, कि चौहानों के मूल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है वासुदेव चौहान। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी, चौहान वंश की नींव रखी थी। कब, 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में सांबर झील में इन्होंने जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसके अंदर, जिसे प्राचीन काल में सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता था, वहीं पर इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। तो वासुदेव चौहान के काल के सिक्के प्राप्त हुए कौन सी सभ्यता से, रंगमहल सभ्यता से। पहले हमें मिले चावल की खेती के साक्ष्य मिले, और जिससे हम अनुमान लगाया कि इनका मुख्य भोजन क्या था, चावल था। मृण मूर्तियां मिली जिन पर गांधार शैली का प्रभाव था। इसके अलावा कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के काल के क्या मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से, वो है आपकी रंगमहल सभ्यता। वासुदेव चौहान के काल के सिक्के मिलते हैं और रंगमहल सभ्यता से। चौहानों के आदि पुरुष या मूल पुरुष थे, वो थे वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहां से प्राप्त होते हैं। जैसे हम रंगमहल सभ्यता के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह सभ्यता 3 सभ्यताओं के अवशेष बतलाती है। इस सभ्यता से 3 सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं। कितनी सभ्यताओं के, 3 सभ्यताओं के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। यहां से 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। कितनी सभ्यताओं के, 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। पहली जो सभ्यता है वो है, पहली जिस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के अवशेष, सैंधव सभ्यता के अवशेष, सैंधव सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, रंगमहल सभ्यता से। इसके अलावा दूसरी सभ्यता जिसके अवशेष मिलते हैं वो है कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष। सेकंड है आपकी कुषाण कालीन सभ्यता के
अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो है रंगमहल सभ्यता। थर्ड और लास्ट है अपनी जिसके अवशेष रंगमहल से प्राप्त होते हैं, वो है पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष। तो पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो है रंगमहल सभ्यता। साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? उत्खनन किसने किया, कहां है और किस नदी के किनारे विकसित हुई, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने नोट्स तैयार कर लें और एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसका। रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन हुआ 1952 से 1954 के मध्य लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन से दल आया था जिसका नेतृत्व करता थे हन्ना राइड और ओल्गर अर्धमैन के एरी स्किन। इस सभ्यता से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए जिससे अनुमान लगाते हैं हम कि इस सभ्यता का मुख्य भोजन, इस सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? मुख्य भोजन चावल था। यहां से जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उन पर गांधार शैली का प्रभाव था या उन पर गांधार शैली की छाप थी। यहाँ इस सभ्यता जो रंगमहल सभ्यता है उससे 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। पहली सभ्यता सैंधव सभ्यता के अवशेष, दूसरी कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, तीसरी पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष। इसी के साथ इस सभ्यता से कनिष्क प्रथम व कनिष्क सेकंड के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वासुदेव चौहान के काल के सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए। एक चीज और रह गई, वो है कि कुछ पंचमार्क सिक्के भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कुछ पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। रंगमहल योद्धव की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी थी रंगमहल? तो योद्धव, जो योद्धव था उसे प्राचीन काल में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को किस नाम से जाना जाता था? योद्धव के नाम से जाना जाता था। तो ये आपकी छोटी सी सभ्यता थी, वो है रंगमहल सभ्यता, जिससे आपको एग्जाम की दृष्टि से ये तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट सभ्यता अगर हम देखें तो वो है आपकी नेक्स्ट सभ्यता, पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें या तो ये साथ साथ नोट बना लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों सभ्यताओं में आप सभ्यताएं पढ़ते हैं समय एक आप टोटल सारी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे सब एग्जाम जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। तो आप इनको जिन बच्चों को याद नहीं होती वो 2 बार याद करें, 2 बार देखें वीडियो को, 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो ये थी आपकी कौन सी सभ्यता? रंगमहल सभ्यता, जिसका उत्खनन 1952 से 1954 के बीच हुआ और जो लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन के दल के नेतृत्व में हन्ना राइड के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। देखते हैं अगली सभ्यता, और अगली सभ्यता है हमारी, वो ले लेते हैं हम बागौर सभ्यता। तो बागौर सभ्यता विकसित हुई भीलवाड़ा में। बागौर नामक स्थान ये आती पड़ती कहां है? तो बागौर पड़ती है, भीलवाड़ा। बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। बागौर नामक स्थान पर विकसित हुई कौन सी सभ्यता? बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी पर है। बागौर नामक स्थान पर विकसित हुई कौन सी सभ्यता? तो वो है बागौर सभ्यता। बागौर जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो बागौर सभ्यता विकसित हुई कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे?
कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। इस कोठारी नदी की अगर हम, वैसे तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कोठारी नदी, लेकिन कोठारी नदी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? कोठारी नदी। इस पर बना हुआ है सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेजा बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वो है कौन सी नदी? कोठारी नदी पर बना हुआ है आपका मेजा बांध। इस नदी की लंबाई है वो है 145 किलोमीटर। कितनी है? 145 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियां जो कहां है? राजसमंद में। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में से इसका उद्गम होता है कौन सी नदी का? कोठारी नदी का। और ये उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर नंदराय नामक स्थान या नंदराय नामक कस्बे, नंदराय नामक कस्बे, नंदराय नामक कस्बे में बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। यहां से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि किन बनास व कोठारी नदी के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि बनास व कोठारी नदी के मध्य के भाग को, मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बनास में मिल जाती है कहां पर? नंदराय नामक कस्बे में। कमेंट्स करके बताएं दोस्तों मेरे क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर है कहां? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा से भीलवाड़ा जो शहर है उससे 25 किलोमीटर दूर है बागोर नामक स्थान, वहां पर विकसित हुई बागोर सभ्यता। कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसी कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलकर ये नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। और बनास व कोठारी नदी के मध्य का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? ये आप मुझे आंसर दें। और बागोर सभ्यता के बारे में कि इसका उत्खनन किस तरीके से हुआ, इसका उत्खनन करता कौन थे? तो इसका उत्खनन हुआ, उत्खनन करने वाले थे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र एक उत्खननकर्ता का क्या नाम था? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र इसे सर्वप्रथम प्रकाश में लेकर आए। इसके अलावा इनका साथ दिया था एल.एस. लेस्निक ने। एल.एस. लेस्निक ने इस बागोर सभ्यता का उत्खनन किया। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र व एल.एस. लेस्निक ने, इन दोनों ने मिलकर इस सभ्यता का क्या किया? उत्खनन किया गया था। इसके अलावा इनका सहयोग किया था डेक्कन कॉलेज पूना के द्वारा और राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा भी इनको सहयोग मिला था। तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र इसे प्रकाश में लेकर आए कौन सी सभ्यता को? बागोर सभ्यता को। यहां से उत्खनन के दौरान क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो उत्खनन की अगर बात करें तो उत्खनन में यहां से आहड़ सभ्यता के समान क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिलते हैं कौन सी सभ्यता से? बागोर सभ्यता से। इसके अलावा राजस्थान में अगर राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम कहीं से साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो है हमारी कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार पूछ लिया है कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो है कौन सी? बागोर सभ्यता से राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और क्या मिलता है? तो यहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। बागोर से मध्य पाषाण
काल के अवशेष मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से? बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता के लोगों, ऐसा माना जाता है कि बागोर सभ्यता के लोग पत्थर से, बागोर सभ्यता के लोग पत्थर से औजार बनाते थे, औजार व शस्त्र बनाते थे, औजार व शस्त्र बनाते थे। कौन सी सभ्यता के लोग? बागोर सभ्यता के लोग। किसके बनाते थे? पत्थर के। अब पत्थर के बनाने के कारण इसीलिए बागोर सभ्यता को, कि बागोर सभ्यता के लोग पत्थर के औजार व शस्त्र बनाते थे, इसलिए बागोर सभ्यता, इसीलिए बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम संस्कृति संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है किसको? बागोर सभ्यता को। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? वो है आपकी कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता, जो कहां विकसित हुई? बागोर भीलवाड़ा में। कौन सी नदी? कोठारी नदी। इसी कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध। और कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? देवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से होता है। यह बनास नदी में कहां जाकर मिलती है? नंदराय नामक कस्बे के समीप जाकर बनास नदी में मिलती है। इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र व एल.एस. मेस्निक के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो पहली आपको आर्य सभ्यता के समान यहां से क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। आर्य सभ्यता वाला वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, उसे देख लें आप कि आर्य सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आर्य सभ्यता के समान साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहीं से मिलते हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है। मध्य पाषाण काल के यहाँ से अवशेष मिलते हैं। बागोर सभ्यता के लोग पत्थर के औजार व शस्त्र बनाते थे। इस कारण इसे आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।